Hello friends, welcome to Mullankan. We have already studied about the geography and agriculture part of the analysis. We have covered the previous year question paper analysis from the 2017 to 2020 and we have predicted the important areas for the revision in the last month of the UPSC prelims in case of geography and agriculture. Now we are going to cover the modern India on the same basis. ठीक है, तो हम यहाँ पे 2017 to 2020 इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कौन से आए, फिर उसके कौन से टॉपिक पे एम्फोसिस कर रहे हैं यूपीएससी एंड वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट कि कौन से एरियाज पे हमें फोकस करना है इन द लास्ट मंथ रिवीजन ऑफ द मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर लैकिंग द स्टडी ऑफ द एंशिएंट एंड मिडिएवल. वी आर ऑलरेडी स्टडीड इन द लॉजिक पार्ट और लॉजिक वीडियो में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि एंशिएंट मिडिएवल में लॉजिक हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं एंड विच इज़ कंसिडर्ड एज अ अनपॉपुलर एरिया ऑफ स्टडी. सो हमें जो भी हम एंशिएंट और मिडिएवल में छोड़ रहे हैं वी हैव टू कंपेंसेट इन द मॉडर्न इंडिया. सो मॉडर्न इंडिया की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बट टारगेटेड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स. फर्स्ट फ्रॉम द 1757 टू 1857, ये 100 साल का पीरियड एक पहला पार्ट होगा और देन 1857 से लेके टू 1947 ये दूसरा पार्ट है. ये दो पीरियड के हिस्सों में हमें इसको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पीरियड फ्रॉम द 1757 to 1857. The first important priority area for the UPSC is the revolt and peasant uprising. बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है. पिछले 2-3 साल में इंडिगो रिवॉल्ट पे क्वेश्चन आया है, उल्घन पे क्वेश्चन आया है या संथाल अपराइजिंग पे क्वेश्चन आया है. ठीक है, सो यहाँ पे जब भी हम रिवॉल्ट और अपराइजिंग स्टडी करते हैं तो कौन से चीज़ों पे हमें फोकस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ऑफ द अपराइजिंग. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन ऑफ अपराइजिंग, सेकेंड द ईयर, थर्ड द लीडर ऑफ द अपराइजिंग. ठीक है, एंड द फोर्थ द एरिया ऑफ द अपराइजिंग. तो यहाँ पे हमें 4 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिवॉल्ट्स एंड अपराइजिंग. फर्स्ट इज द रीजन, सेकेंड इज द लीडर, थर्ड इज द ईयर एंड फोर्थ इज द एरिया ऑफ द अपराइजिंग. ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको जो भी है स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो, बेसिक एनसीईआरटी और जो आपके स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है ये सारे चीज़ें कवर करता है. तो यू हैव टू रिवाइज जस्ट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी पार्ट. आफ्टर दैट there is one more important area during this period is the British economic policy और administrative policy as well. तो British economic policies पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि what are the changes made by the British in the administrative setup, in the economic setup, in the India during this period. ठीक है, तो उस वक्त वेलेस्ली पे क्वेश्चन आया था. स्पेसिफिकली अगर हम पूछ रहे हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए एस्टेब्लिश किया था उस पर क्वेश्चन आया था. फिर सब्सिडरी अलायंस पे क्वेश्चन आया था. फिर बटलर कमेटी जो स्पेसिफिकली रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट पे पूछा गया. चार्टर एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ट्रेड मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन था. फिर रैयतवारी सेटलमेंट जो आपकी रेवेन्यू सेटलमेंट है उस पे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उस पे क्वेश्चन था. तो यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उसमें क्या क्या चेंजेस का है ये आपको फैक्चुअली याद होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी कब लॉन्च की, कौन से चेंजेस लाए गए, यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर थिंग. देन विच ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच थिंग यू शुड नो, यू मस्ट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो के बारे में क्वेश्चन पूछ चुके हैं. तो कॉर्नवालिस है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, तो वेलेस्ली है, तो ये सारे बेंटिंक है. तो इन्होंने कुछ सोशल चेंजेस किए हैं, कुछ ने इकोनॉमिक चेंजेस किए हैं, कुछ ने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं. तो ये सारे चेंजेस आपको पता होने चाहिए बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नर जनरल्स. ठीक है, मतलब 1857 में वाइसरॉय सिस्टम शुरुआत हुई है. तो 1757 टू 1857 इज द पीरियड ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड यू शुड नो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी गवर्नर जनरल. यू हैव टू मग इट अप, दैट्स इट. ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम में सब कुछ कवर किया है, ये सारे क्वेश्चन आप स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल पे फोकस करना है, उनके कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना है, उनके ब्रिटिश के इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे फोकस करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस पीरियड इज द एजुकेशन. एजुकेशन पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत बार आते हैं. वुड्स डिस्पैचेस, देन देयर, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस एंड उसके फाउंडर के बारे में पूछा गया है. फिर इंग्लिश एजुकेशन और चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूछा गया है.
तो ये सारे एजुकेशन के जो भी इनिशिएटिव ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिए थे उसके बारे में सवाल आए हैं। स्पेसिफिकली अगर हम मैक्यूले के बारे में पूछेंगे, एंग्लियस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में पूछेंगे, उस पर भी सवाल आ चुके हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपका स्टैंडर्ड एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। बेसिकली एजुकेशन इज द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, तो आपको इसको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा इन केस ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1757 टू 1857 ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट हो, ये आप स्पेक्ट्रम से भी कवर कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। ये दोनों में जितना भी एजुकेशन है दैट इज सफिशिएंट फॉर कवरिंग दिस syllabus of the education. Then we are coming to the next important priority area of the British India during the 1757 to 1857. That is the economic impact of the British policies. Economic impact क्या क्या हुआ है, जो भी चेंजेस हमने थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या फिर इकोनॉमिक चेंजेस या फिर सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ा, फिर उसका जो इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो किस तरह से हुआ है, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, फिर जो एक्सपोर्ट हुआ है उसके बारे में सवाल पूछा गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और उसके जो लिंकेजेस विद द हैंडीक्राफ्ट्स। अब जब भी हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में जब भी स्टडी करेंगे, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द Indian market and its linkages with the British market or international market, how it is integrated with the global market or colonial market, and how it impacted the Indian economic system itself. That is this connection. ठीक है, तो ये कनेक्शन के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। सो ये सारे चीजें जो अभी हमने 2-3 स्लाइड देखे, दीज आर इंटीग्रेटेड इन वन। फर्स्ट गवर्नर जनरल और उनके इनिशिएटिव, सेकेंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, थर्ड द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये इंटीग्रेटेड है। तो ये 1757 टू 1857 इस पीरियड में हमें ब्रिटिश साइड फोकस करनी है, हमें यहाँ पे इंडियन साइड फोकस सिर्फ पीजेंट अपराइजिंग एंड द रिवॉल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, जिसको आपको सिर्फ फैक्ट्स और मेजर अपराइजिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट पार्ट 1757 टू 1857 द ब्रिटिश साइड हैज बीन फोकस्ड बाय द यूपीएससी, नॉट द इंडियन साइड। बट अगर हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, व्हेन वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द UPSC prelims, that is the 1857 to the 1947, the focus is on the Indian side, not the British side. ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया गया है। स्पेसिफिकली अगर हम 1857 टू 1885 ये जो पीरियड है, जिसको हम 30 साल का अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें एसोसिएशंस के बारे में सवाल पूछे गए हैं, और एसोसिएशंस मतलब 1857 टू 1885 और 1885 टू 1947 ये जो पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ कांग्रेस। उसमें भी स्पेसिफिकली गांधी जी पे फोकस किया गया है। अगर हम सवालों को देख लें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द गांधी एयरविन पैक्ट। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट के है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस एंड गांधी जी सपोर्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड विद द गांधी एंड द पर्सनालिटीज क्लोज टू द गांधी जी और टू हुम गांधी जी इंटरेक्टेड। ये बात समझ लो, गांधी जी एंड गांधी जी के आसपास के जो भी लोग हैं एंड गांधी जी ने जिनसे इंटरेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल आयरविन इज द इंटरेक्शन पॉइंट, देन चेम्सफोर्ड इज द इंटरेक्शन पॉइंट। अगर हम पूना पैक्ट के बारे में, अंबेडकर इज द इंटरेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो उतने ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जो गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, हमें बहुत सारे पर्सनालिटीज हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गांधी जी और गांधीयन ईरा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे गांधीयन ईरा में स्पेसिफिकली गांधी जी से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स है, मूवमेंट्स है, ठीक है, वो आपको फोकस करना है। दो स्वदेशी मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद द गांधी जी, बट इट इज अ मास मूवमेंट एंड इज अ पार्ट ऑफ द Gandhiji's phenomena as well. ठीक है, then after Gandhi the next important area during this period is the 1857 to 1885। ये जो पीरियड है इसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि एसोसिएशंस आर इंपॉर्टेंट बट अलॉन्ग विथ न्यूज़पेपर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़पेपर जिसमें हमने एसोसिएशन के बारे में बात की, आर्य समाज वाज द एसोसिएशन, बट उसके बाद न्यूज़पेपर्स या फिर आपके जो मैगजीन्स थे, नील दर्पण या फिर बुक्स थे, उसके बारे में सवाल पूछे, आनंद मठ, नील दर्पण, उसके बारे में सवाल पूछे गए। उसके बाद अगर हम बात करें स्वराज्य सभा के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये जो है क्रोनोलॉजी स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द 1947 और द 1940 टू 1947 ये जो पीरियड है, इट इज द पीरियड ऑफ कंप्लीट अनरेस्ट। तो इसके बारे में जब हम 1940
टू 1947 के पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी कमीशंस एंड कमिटीज वेयर एस्टैब्लिश उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑगस्ट ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो ये जो क्रोनोलॉजी है उस पीरियड की क्रोनोलॉजी है, सो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो अगर हम पीरियड वाइज डिवाइड कर रहे हैं तो उसी पीरियड को उसी टॉपिक को हमें फोकस करना पड़ेगा। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट स्टिल कैनॉट बी कवर्ड इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, ठीक है। तो यूपीएससी ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस ऑन द पर्सनालिटीज, यूपीएससी ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस ऑन द पर्सनालिटीज। अगर हम बात करें देश कथा रिटन बाय द शंकर गणेश देहुस्कर, फिर उसके बारे में लाला लाजपत राय के बारे में क्वेश्चन है, फिर उसके बाद रखमाबाई के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में महात्मा गांधी जी अनटचेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सहजानंद सरस्वती, रामास्वामी नाइकर, तेज बहादुर सप्रू, पीसी जोशी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये सारे जो सवाल है दीज आर रिलेटेड विद द डायरेक्टली पर्सनालिटीज, ठीक है, पर्सनालिटीज के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस है। तो ये स्टडी करना है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आपको पर्सनालिटी स्टडी करना है। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे ही फोकस करना है। डोंट ऑब्सेस विद द पर्सनालिटीज फेनोमेनन, बिकॉज इतने सारे पर्सनालिटीज है मॉडर्न इंडिया में, यू कैंट कवर द होल पर्सनालिटी सेक्शन इन अ 1 मंथ, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट, मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला वही फॉलो करना है कि गांधी जी और उनके आसपास के जो भी पर्सनालिटीज है उनको ही, फॉर एग्जांपल तेज बहादुर सप्रू इज द रिलेटेड विद द गांधी जी, ठीक है। उसके बाद गांधी जी इटसेल्फ, ठीक है। कुछ चीजें हैं जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर दलित मूवमेंट के जो लीडर्स है उनके जो मेजरली रामास्वामी नाइकर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 2-3 फैक्ट्स भी पता है, पर्सनालिटीज पता है, तो भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, so you have to focus on the important personality part of the modern India, not the all personalities। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, तो अगर आप ये स्किप करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो व्हाट आर द की टेकअवेज ऑफ द मॉडर्न इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड पॉलिसी, जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज है, मतलब हम 1757 टू 1857 ब्रिटिश साइड स्टडी कर रहे हैं, 1857 टू 1947 में हम क्या कर रहे हैं, इंडियन साइड स्टडी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली विद स्पेशल फोकस ऑन द गांधी जी, ठीक है। तो आपको ब्रिटिश एजुकेशन स्टडी करना है और गांधी नहीं रहा आपको स्टडी करना है। उसमें भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 1857 टू 1885 इज द पीरियड ऑफ एसोसिएशन। आपको सिर्फ एसोसिएशंस पता होने चाहिए, उनके फाउंडर पता होने चाहिए, और उनके ईयर इफ पॉसिबल यू हैव टू मग इट अप। देन 1885 टू 1920 इज द पीरियड ऑफ मॉडरेट एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी ज़्यादा फोकस नहीं है, तो लेकिन आपको मेजर मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी मूवमेंट यू नीड टू मग इट अप। लेकिन 1920 टू 1947 इज द पीरियड ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं तो गांधी जी रिलेटेड पर्सनालिटीज और पर्सनालिटी विथ हुम ही इंटरेक्टेड, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इवन द ब्रिटिश साइड हियर आस्क्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गांधी जी ओनली, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है। एंड 1940 टू 1947 ये जो पीरियड है इट शुड बी रिलेटेड और स्टडीड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द कमिटीज एंड कमीशंस एंड द रिवोल्ट्स ऑफ लाइक रिन म्यूटिनी, या फिर जो आर्मी में म्यूटिनीज हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है। तो दीज आर द की टेबल। सेन आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ा है या फिर एनसीईआरटी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उतना ही रिवाइज करना है। यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा और न्यू मटेरियल ड्यूरिंग दिस पीरियड और लास्ट मंथ रिविजन। तो आपको वही पढ़ना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अवॉइड द ऑब्सेशन अबाउट द पर्सनैलिटी, जो हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई आप सारे पर्सनैलिटीज आप विद इन लास्ट 20 डेज कवर नहीं कर सकते। सो यू नीड टू सिलेक्ट सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द महात्मा गांधी जी। सो इफ यू डू मॉडर्न इंडिया इन सच अ वे टू कवर और रिवाइज इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, so you can score effectively in modern India section, because there is a very tough section awaiting in the ancient and medieval period. ठीक है, all the best to your examination. Thank you very much.